जारी रहती है जेन्युइन तरीके आई से, लव बक्सकैन। आई एम और संजू भाई इंडिया से। चाहे वो हार्डशिप के थ्रू प्लीज जाए, चाहे वो सब्सक्राइब माय अच्छे चैनल दिनों आई के लव थ्रू जाए, बट वी बक्सकैन। ऑलवेज कीप ट्राइंग कि हम कहीं ना कहीं जो है वो उन चीजों को लेके जाएं। और इसी के साथ कहीं ना कहीं बक्स को भी एसोसिएट किया हुआ है, क्योंकि बक्स हमारी प्राइमरी करेंसी है जिसको हम लोग इस यूटिलिटीज के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बक्स को कॉम्प्लीमेंट करे। आगे मैं दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से वो करेगा एंड में अपने वेबिनार। बट आज क्योंकि ट्रेनिंग सेशन है तो इसमें हम ज्यादा ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें भी बात करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी मार्केट बन गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एफएक्स क्यों इतनी बड़ी मार्केट है और एफएक्स में क्यों लोग इतना ट्रेड कर रहे हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे मैंने बताया कि एफएक्स और क्रिप्टो दोनों के अंदर डिफरेंस, सिमिलैरिटीज क्या है। पहले तो सिमिलैरिटीज ये है कि एफएक्स भी एक करेंसी रिलेटेड प्रोडक्ट है और क्रिप्टो भी एक करेंसी रिलेटेड प्रोडक्ट है। फर्क दोनों के अंदर जो है वो इतना है कि एफएक्स जो है वो ऑब्वियसली एक वेल स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है। क्रिप्टो फेयरली बड़ी नई है, 10 साल पुरानी है। 2009 में जब इंट्रोड्यूस हुआ और आज 2011 साल हो गए। और एफएक्स जो है वो अराउंड 100 इयर्स से मार्केट के अंदर है, और लास्ट 60-70 इयर्स से एफएक्स ने और भी अच्छा वॉल्यूम पकड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर हम एफएक्स को कंपेयर करें क्रिप्टो से तो इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन। बट क्रिप्टो से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में लोग, क्रिप्टो का एक फैशन है, लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, और क्रिप्टो कहीं ना कहीं एफएक्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एफएक्स कहीं ना कहीं क्रिप्टो को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। दोनों इंडस्ट्री हैंड इन हैंड जा रही है। इसको इस तरीके से लेके ब्रोकर्स आगे जा रहे हैं कि दोनों से लोग फायदे उठाएं, और ये एक सही तरीका भी है। दूसरी बात ये है कि एफएक्स जो है वो, उसके अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो एफएक्स को स्टैंड आउट करती है बाकी प्रोडक्ट से, वो कि एफएक्स में ग्लोबल कम्युनिटी इन्वॉल्व है। ठीक है ना। जैसे कि आप अभी क्रिप्टो का एक्सचेंज आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी है, लेकिन इसके अंदर बैंक्स नहीं है, इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर कॉर्पोरेट्स नहीं है। क्रिप्टो कंप्लीटली पीयर टू पीयर है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, रिटेल टू रिटेल है। तो रिटेल, खाली रिटेल जो है वो इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा नहीं बना पाएगी। क्रिप्टो के अंदर कॉर्पोरेट्स और बैंक्स को भी आने में बहुत टाइम है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बैंक्स के लिए क्रिप्टो एक चैलेंज है अपने 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 लेवल पे। तो जब तक क्रिप्टो को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी बैंक्स के साथ, तब तक क्रिप्टो जो ना एफएक्स के लेवल पर मार्क नहीं कर पाएगी। जब तक क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं होगी, तब तक इसको सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं बनती इंटरनेशनल, तब तक ये उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। एफएक्स इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि एफएक्स के अंदर गवर्निंग बॉडीज हैं, एफएक्स के अंदर रेगुलेटर्स हैं, एफएक्स और यही जो कॉन्फिडेंस रेगुलेटर्स पैदा करते हैं, इसकी वजह से बैंक्स आते हैं, इसकी वजह से कॉर्पोरेट्स आते हैं, इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पैसे लगाते हैं, क्योंकि रेगुलेटर जो है ना इस मार्केट को अब्यूज होने से बचाते हैं। नहीं तो एफएक्स इतनी ऐसी मार्केट है जिसके अंदर मार्केट में लोगों को अब्यूज करना इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वर्क, राइट। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोई फिजिकल बायर एंड सेलर नहीं है, एक लेवरेज्ड मार्केट है। इसके अंदर बहुत, इसके बावजूद के इसके अंदर इतने रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, फिर भी मार्केट में काफी अब्यूज होता है। इनसाइडर डीलिंग हम लोग जिसे कहते हैं। इनसाइडर डीलिंग का मतलब ये होता है कि लोग जो है ना अंदर की खबर जो है ना अपने लोगों को बता देते हैं कि भाई साहब आज जो है ना वो रिलायंस का शेयर ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मुझे अंदर से खबर मिली है कि अनिल अंबानी जो है उनके जो सेक्रेटरी ने ये कहीं लीक कर दी बात के फला चीज उनकी बिक रही है, तो शेयर गिरेगा, आप खरीद लो। इस टाइप की न्यूज जो होती हैं मार्केट के अंदर बहुत चल रही होती हैं, स्पेशली एफएक्स के अंदर ये बहुत पता होता है। और ये इनसाइडर डीलिंग के ऊपर मार्केट में बहुत अब्यूज हुआ, बहुत ज्यादा। और इसीलिए रेगुलेटर्स ने जैसे कि यूके के अंदर एफसीए इस चीज को लेके इतना ज्यादा एक्टिव है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, लोगों को फेयरली ट्रीट करने के ऊपर, कि बार्कले बैंक को अराउंड 200 to 300 मिलियन पाउंड का फाइन मिला इसके ऊपर। 1 बिलियन पाउंड का फाइन जेपी मॉर्गन को मिला फॉर मार्केट अब्यूज। तो ऐसे ऐसे फाइन्स हैं जो आपको दिल दहला देंगे अगर आप उनको देखेंगे। तो उन फाइन्स ने, उन रेगुलेटर्स ने जो एक
मार्केट को स्ट्रक्चर्ड किया, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट चीज है कंसीडर करने की कि इसके अंदर आप कोई करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसके अंदर आप बायर और सेलर नहीं देखते हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर क्या है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि पीयर टू पीयर है, यानी कि यहाँ पर बाइनेंस या और टाइप के जो एक्सचेंजेस हैं वो सिर्फ अपना कमीशन देते हैं, वो प्राइस नहीं बनाते हैं। आपकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन यहाँ पे दिख रही है, वो प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो बेसिकली एक रिटेल कस्टमर डिसाइड करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट इतने में बेचना, अगर उसका बायर होगा इनके एक्सचेंज में तो वो उतने पे खरीद देगा, तो वो प्राइस बन जाएगी उस दिन। एफएक्स के अंदर में करेंसीज की प्राइसेस जो होती है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट देश जो है ना वो अपनी सेंट्रल बैंक जो है वो उनके प्राइस बनाते हैं, ठीक है ना, उनके उनके जो है ना बेस रेट के हिसाब से, और इसलिए वहां से एक स्ट्रक्चर्ड प्राइस निकलती है, स्ट्रक्चर्ड प्राइस, ठीक है ना। और जब स्ट्रक्चर्ड प्राइस निकलती है तो वो एक सीमलेस और बड़े एक स्मूथ प्रोसेस में जाती है कि अगर वन पाउंड इज इक्वल टू $1.5, तो वो 1.45 कोई बंदा बेच नहीं सकता, क्योंकि 1.5 सेंट्रल बैंक ने फॉर एग्जांपल अगर निकाल दिया तो उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे कोई नहीं जाएगा, उससे नीचे कोई बेचेगा इसलिए क्योंकि वो अपने कोई भी चीज कोई नुकसान में नहीं बेचता है, राइट। तो कोई भी ब्रोकर हो या कोई भी कॉर्पोरेट हो वो उससे नीचे नहीं बेचेगा, उससे ऊपर ही बेचेगा। क्रिप्टोज के अंदर क्या है कि क्रिप्टो के अंदर में आप प्राइस को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर के ऊपर बेस्ड है, एक रिटेल टू रिटेल कस्टमर के ऊपर बेस्ड है, और वो डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होनी चाहिए इसकी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए। इसलिए जब हम लोग अपने कॉइन की बात करते हैं और उसको एक्सचेंजेस में लाने की बात करते हैं और लोगों को कॉइन देने की बात करते हैं, तो वहां पर ये फैक्टर अपने माइंड में कहीं ना कहीं बैठाना है कि जब कॉइन हमारा एक्सचेंजेस पे है और जब सप्लाई मार्केट में ज्यादा जाएगी और आप सेल करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल बॉडी ऐसी बैठी है जिसने ये स्टैंप लगा दिया कि अब $1 से ही बक्स की प्राइस स्टार्ट होगी, 99 सेंट से नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर यही कॉइन जो है ना वो एफएक्स के अंदर होता और कोई सेंट्रल बॉडी उसको डिसाइड करती, तो वो कहती कि अगर ये बेस क्रिप्टो करेंसी है यूके की, तो हम उसको पाउंड के हिसाब से उसको टैग करके उसका ये रेट बनाएंगे। ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ की सारी प्राइस जनता डिसाइड करती है और जनता उसके ऊपर ट्रेड करती है। तो अगर आपने उतनी डिमांड क्रिएट नहीं की और आपने सप्लाई ज्यादा मार्केट में फेंकी, तो इवेंचुअली क्या होता है कि किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि सप्लाई जो होती है वो डिमांड को गिरा देती है। जब ज्यादा सप्लाई हो, एक फिनोमेना है जो सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जब ज्यादा सप्लाई मार्केट में चली जाएगी तो ऑब्वियसली लोग उसको कौड़ियों के दाम खरीदेंगे और फिर वो उसकी कोई वैल्यू वजूद रह नहीं जाएगा। ये एक ड्रॉबैक और भी है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हर आदमी बना रहा है अपने हिसाब से, और ये जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया है जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बैंक भी इसको अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं रेगुलेशन होना चाहिए इसके बीच, जहां पर आप क्रिप्टो जब बनाएं तो वो आपको सेंट्रल बॉडी कोई ऐसी होनी चाहिए जो ये कहे कि आप क्रिप्टो बनाएं, लेकिन आप ये डिसाइड करें कि क्रिप्टो किस कंट्री में रजिस्टर्ड होने वाली है। अगर मान लीजिए मैंने क्रिप्टो को यूके से बनाया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ की सेंट्रल बॉडी उसको रेगुलेट करे और कहे कि ठीक आप यहाँ से जिसको बनाना है वो क्रिप्टो बनाए, डजेंट मैटर, लेकिन हर क्रिप्टो पाउंड के साथ अटैच होगी, उसके प्राइस मूवमेंट पे चलेगी, तब तो इसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो फिर चीजें जरा एक डिफरेंट लेवल पे जाती हैं ऑल टुगेदर। एफएक्स के अंदर में क्या है कि एफएक्स के अंदर में जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप एफएक्स के अंदर में ये देखते हैं कि आपको कभी भी यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं अपने MT4 प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप देखेंगे कि एफएक्स के अंदर में जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है सिंबल्स के अंदर में, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दिख रहे हैं आपको, प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर आप हम बाइनेंस पे देखें तो यहाँ ट्रेड है, ठीक है। अगर हमने अकाउंट नहीं भी खोला है तो भी हम ट्रेड देख रहे हैं कि ये सेल ट्रेड आ रहे हैं, ये बाय ट्रेड आ रहे हैं, और नीचे जो है ना जो ट्रेड मैच हो रहे हैं वो ट्रेड दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम MT4 पे एफएक्स पे आए तो हमें कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि हाँ प्राइस का मूवमेंट हो रहा है करेंसी पेज में। ये ही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एफएक्स का कि ये जो प्राइस डिसाइड हुई यूरो डॉलर की, फॉर एग्जांपल जो बिड एंड आस्क है, जो बाय एंड सेल प्राइस जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर आ रही है ये और ये
प्राइस जो मूवमेंट हो रहा है, ये प्राइस मूवमेंट बेसिकली ग्लोबली हो रहा है। इसका मतलब ये कि हम नहीं भी ट्रेड कर रहे हैं तो दुनिया इस पे ट्रेड कर रही है, इसलिए ये हर सेकंड इसका मूवमेंट हो रहा है, कोई ना कोई इसमें ट्रेड कर रहा है। तो जब हम इसके ऊपर ट्रेड मारते हैं, मान लीजिए हमने इसके ऊपर एक छोटा ट्रेड मारा, कुछ भी किया, हमने बाय किया या सेल किया, जो भी किया, तो आपने देखा कि जब हमने ट्रेड मारा तो वो ट्रेड लग गया और हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमने, पहली बात तो एफएक्स के अंदर ये कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, आप चार्ट से ये पता लगाते हैं कि बाइंग मार्केट है या सेलिंग मार्केट है, और अगर आप ट्रेड लगाते हैं उसके ऊपर, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि आपका जो ये ट्रेड अभी खड़ा है, ये ट्रेड हमारे पास से निकल के एलपी के पास गया, एलपी के पास से निकल के सेंट्रल जो मेन बैंक है जहां से वो ले रहा वहां गया, वहां से निकल के ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी बुक्स में गया जो सेंट्रल बैंक चला रही है, जहां पर बायर एंड सेलर के ट्रेड गिर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब जहां पर ये ऑर्डर बुक मैच हो रही है, ठीक है, वहां पर जाके ये ट्रेड कहीं ना कहीं आपका मैच हो जाएगा। जब आपने खोला तो आपने इस प्राइस पर, जो प्राइस उस वक्त चल रही थी मार्केट में, जैसे मैंने बाय किया, तो बाय प्राइस जो थी वो 1.18436 थी, यानी कि कोई बेचना चाह रहा था तो मैंने इस प्राइस पे उससे बाय कर लिया। ठीक है, यानी उसका ट्रेड मैच हो गया। अब हमारा ट्रेड खड़ा है। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मुझे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा ट्रेड यहाँ से जाएगा तो मुझे ये 0.03 का मैंने प्रॉफिट रियलाइज कर लिया, और मैंने अपना ट्रेड जब क्लोज किया तो वो ट्रेड मेरे टर्मिनल से निकला, एलपी की बुक्स में गया, एलपी ने वो आगे पास किया, उसने वो आगे पास किया, उसने वो आगे पास किया, और इवेंचुअली एक ग्लोबल सेंट्रल बुक के अंदर में जाके वो ट्रेड मैच कर गया। ठीक है, ये चीज जो है ये आपको ज्यादातर जो है उसके अंदर नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली में। तो इस चीज को जो ना समझना बहुत जरूरी है और इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयरिंग चली। तो फॉरेक्स इसीलिए इतना एडवांटेजियस प्लेटफॉर्म है, मार्केट है, जहां पर लोग बहुत पैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि हमें अगर हमें ट्रेड करना है तो या तो मुझे अगर बाय करना है तो मैं इस प्राइस पे बाय कर लूं। आप इस प्राइस पे बाय नहीं कर सकते क्योंकि लैडर में लगा हुआ ये प्राइस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये प्राइस बाय कर सकते हैं। आप अगर आप सेल कर रहे हैं तो इस क्यू में आके वो ऐड हो जाएगा, फिर कोई सेलर आएगा तो पहले ये प्राइस उठेगी, फिर ये उठेगी, फिर ये उठेगी। तो ये, और क्रिप्टो में और एफएक्स में इसीलिए बहुत फर्क है, इसीलिए इतनी बड़ी मार्केट बन गई। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइज हो रहा है वो इंस्टेंट हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है। आप बस, आप जब मार्केट में ट्रेड लगा रहे हो एफएक्स के अंदर तो वो मार्केट में जाके गिर रहा है और वहां उसके मार्केट बिहेवियर के ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है। और आप इसीलिए बंदे जो है ना एफएक्स में आते हैं क्योंकि उनको वेट नहीं करना पड़ता कि मैं किस प्राइस के ऊपर कौन बायर खरीदेगा, कौन बायर सेलर, कौन जो ना वो सेल करेगा। हमने ट्रेड लगाया, हमें पता है कि ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े बुक्स, ये ट्रेड कहीं ना कहीं जाके ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा और हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मिली सेकंड के अंदर, जैसे मैं ट्रेड क्लोज करूंगा मेरे बैलेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट बात है एफएक्स की, जिसकी वजह से एफएक्स इतना ज्यादा मार्केट के अंदर पॉपुलर हुआ, वो है इसकी लेवरेजिंग। ठीक है, लेवरेजिंग के ऊपर हुआ। तो यानी कि जब ये एफएक्स का कॉन्सेप्ट, जब टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी तब लेवरेजिंग नहीं थी, तब आप फिजिकली बाय करते थे, फिजिकली सेल करते थे, जैसे हम लोग आज भी करते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे कि हर ब्रोकर, हर जो एक्सचेंज वाला है, उसने अपना रेट लगा रखा है, वी बाय एट दिस, वी सेल एट दिस। और वो बाय और सेल जो उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो उस पे वो अपना ब्रोकरेज बना रहा है। करेक्ट। उसके बाद वो क्या करता है, अगर मान लीजिए कि यूके में हम हैं और कोई यूएस से बंदा आता है तो वो जब डॉलर बेचेगा अपने, तो हमने उसको डॉलर का, एक डॉलर अगेंस्ट जीबीपी एक रेट दे दिया, उसने उस पे उसको बेचा, हमने उससे खरीद लिया, हमने उससे महंगे में, सस्ते में खरीदा। राइट।
और उसके बाद हमने उसके ऊपर जो हमें बेस रेट मिला बैंक से, क्योंकि वो एक्सचेंजेस क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 1 जीबीपी इज इक्वल टू 1.5 शो कर रहा है, लेकिन हम बैंक ने उसको 1.3 दिया, तो उसका 0.2 का एक कट हो गया। अब वो रिटेल कस्टमर को 1.5 पे बेचेगा और जाके सेंट्रल बैंक में 1.3 का बेच के वो अपना कमीशन लेके साइड में हो जाएगा। ठीक। जब टेक्नोलॉजी आई तो इसको लोगों ने इसके ऊपर डिबेट्स हुए और ये कहा कि $1-1 लाख का कॉन्सेप्ट, $1-1 लाख के यूनिट साइजेस, 10-10, 20-20 आउंस के जो ना गोल्ड, कौन रिटेल, अगर रिटेल को अंदर लाना है तो रिटेल को लाने के लिए रिटेल इस मार्केट को इतना बड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी इतनी हैसियत होगी कि वो MT4 या इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो और वो $1 लाख का जो है ट्रेड कर, कोई भी नहीं करेगा। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइज कभी आएंगे ही नहीं। कौन लगाएगा $1 लाख आपका अकाउंट है, आपने कहा मैं $1 लाख बेच के पाउंड ले रहा हूँ, यानी कि आपने बस एक ही ट्रेड लगाया और खत्म हो गया, क्योंकि उस पर कोई लेवरेज नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि हम एफएक्स को लेवरेज्ड इंडस्ट्री बनाया जाए, जिसमें लोगों को ये दिया जाए कि लोगों को हम एक पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट दें, राइट, और वो एक पोर्शन हमें दें और उसके बाद लेकिन वो उनको पूरा वो मिले। जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कार का, कि आज लोग कार खरीदने जाते हैं, ठीक है, और वो कार की कीमत 20 लाख रुपए है। तो जब आप जाते हैं किसी भी कार को खरीदने, हुंडई की अगर आप कार खरीदें या कोई भी कार खरीदें, तो आप जब उनके शोरूम जाते हो कहते हैं सर आज ऐसा है कि आप डाउन पेमेंट कर दीजिए 2%, 3%, 5%, 10%, वॉटेवर, आपने एक डाउन पेमेंट कर दिया और उसके बाद बाकी सारा आपको उन्होंने लेवरेज कर दिया, ठीक है, यानी कि आपको लोन दे दिया, कहा आप ये कार लीजिए। अगर आप नहीं देंगे, पे कर पाएंगे, तो आपने जो इनिशियल डिपॉजिट दिया वो भी गया और कार भी गई। यही रियलिस्टिक वर्ल्ड में इसी को सेम वे में इम्प्लीमेंट किया गया एफएक्स के अंदर में, कि अगर आप $1 लाख का कोई करेंसी पेयर खरीदते हैं या बाय करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ $1 लाख पे करें, आप सिर्फ उसका 1% मार्जिन पे करें, और वो 1% मार्जिन आप सिर्फ देकर और 1 लाख की वैल्यू की आप ट्रेड ले लें। तो उससे क्या हुआ कि उससे रिटेल पार्टिसिपेशन मैसिवली बढ़ गया, क्योंकि रिटेल को ये लगा कि तो बहुत अच्छा है, इतना लेवरेज हमको मिल रहा है, हम अपना इनिशियल डिपॉजिट फंसा रहे हैं और इनिशियल डिपॉजिट फंसा के हम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज ले रहे हैं, अगर मेरे फेवर में मार्केट आई तो मेरा ये पैसा प्रॉफिट में आ जाएगा और मुझे उनको कुछ देना नहीं पड़ेगा अगेंस्ट 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने लिया है। अगर मेरा मेरा नेगेटिव में चला गया, मैं लॉस पे चला गया मेरा ट्रेड, तो मैक्सिमम मेरा जो जाएगा वो मेरा इनिशियल डिपॉजिट जाएगा। मुझे 1 लाख नहीं देना है, मुझे 1,000 जो मैंने उसका 1% जो ना वो डिपॉजिट डाला, वो मेरा डिपॉजिट चला जाए। तो लोगों ने इसके ऊपर खेलना शुरू कर लिया, एंड देन दिस मार्केट बिकम्स अ ह्यूज $1 ट्रिलियन मार्केट। फिर टेक्नोलॉजी, तीसरी बात, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा खेल। टेक्नोलॉजी ऐसी बन गई, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई धीरे धीरे करके, हर ब्रोकर ने अपनी टेक्नोलॉजी बनानी शुरू कर दी। जैसे हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई, उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स डाले, वैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो है प्लेटफॉर्म में बनाए और क्यों और उसको मार्केट में लेके आए। आज अगर मैं सिर्फ आपसे बाइनेंस की बात करूं तो इनका प्लेटफॉर्म को आप देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इस ब्रोकर को देखें जो कि यूके का सबसे बड़ा ब्रोकर है, CMC मार्केट, और इनके इनके प्लेटफॉर्म की अगर आप गूगल पे सर्च करें तो इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर ये शो किया है कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में 100 मिलियन पाउंड लगाए डेवलप करने में, 100 मिलियन पाउंड। और आप इनका प्लेटफॉर्म देखेंगे, अमेजिंग प्लेटफॉर्म, के कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज आ जाए दूर दूर तक इन लोग को छू नहीं सकता। दैट फार पीपल हैव गॉन इन एफएक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लेटफॉर्म को डिजाइन इस टाइप से किया कि उसके अंदर एग्जीक्यूशन, उसके अंदर कोई भी चोरी नहीं हो सकती, कोई मार्केट अब्यूज नहीं हो सकता, रियल टाइम ट्रेड्स, और इतने सारे टूल्स ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो लोग आए और उनको हर एक को बेनिफिट मिले जो वो चाहते हैं। इट्स 100 मिलियन पाउंड वर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म। आप सोचिए कि कंपनी कितना बना रही होगी कि कंपनी ने 100 मिलियन का प्लेटफॉर्म बनाया।
इतना खूबसूरत इनका प्लेटफॉर्म है, कभी भी अगर हो तो डेमो डाउनलोड करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये देखिए इनका प्लेटफॉर्म का स्नैपशॉट है। दे मेड अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। तो अभी भी वो मैच्योरिटी लेवल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में न आया है, ना अभी जल्दी आ पाएगा। आज की डेट में जितने एक्सचेंजेस बने हैं, ये सब एक वेब बेस्ड, सारे वेब बेस्ड एक्सचेंजेस हैं, राइट। और आप इनको देखेंगे तो सिमिलरली जितने भी एक्सचेंज आप खोलोगे, मोर और लेस सब एक जैसे दिखते हैं। कोई किसी के अंदर कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि किसी ने प्लेटफॉर्म अलग तरीके से बनाया है। MT4 को देख लीजिए, 25 years ओल्ड प्लेटफॉर्म, 25 साल पुराना प्लेटफॉर्म। आज की डेट में मार्केट शेयर सबसे बड़ा MT4 का है FX के अंदर में। एक इतना अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट ये लेके आए कि इन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाई खाली, और उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, और इतना इजी टू यूज प्लेटफॉर्म बनाया कि रिटेल इसके अंदर कूद गए। ये पहले थे जिन्होंने एक रिटेल प्लेटफॉर्म बनाया। नहीं तो पहले जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हुआ करते थे बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, राइट। मैंने भी जब लंदन में काम शुरू किया था 2006 में, उस टाइम तक जो है मुझे याद है कि हमारे पास जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले, तो जिस ब्रोकर के पास मैं काम करता था, उस ब्रोकर के पास जो ना हमारे डेस्क पे जो ना वो एक स्पेशल टेलीफोन्स होते थे जो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज वाले यूज करते हैं। और क्लाइंट उन नंबर्स पे कॉल करता तो कहता था, यार ठीक है, एक लॉट खरीद लो गोल्ड का, अच्छा अभी क्लोज कर दो ये ट्रेड। तो हम लोग फोन डीलिंग किया करते थे। फिर टेक्नोलॉजी ने इतना तेजी से जो ना चीजों को चेंज किया कि वो फोन डीलिंग खत्म हो गई। अब एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो चली गई रिटेल कस्टमर के पास। अब किसी को कोई जरूरत नहीं है, आज हमारे पास स्मार्टफोन है, मैं खोल सकता हूँ, आज मैं स्मार्टफोन से बंद कर सकता हूँ, मैं खुद ट्रेड कर सकता हूँ, मैं तमाम टूल्स लगा सकता हूँ। तो MT4 इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि MT4 को सबसे पहले इंडिया के अंदर SGX एक एक्सचेंज आया था जो कि पिट गया। उन्होंने FX को बीट करने के लिए इंडिया में USD अगेंस्ट INR, GBP अगेंस्ट INR, यूरो अगेंस्ट INR 6-7 करेंसी पेयर लगाए और MT4 को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल पाया क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप करेंसी पेयर लेके आ रहे हैं, क्योंकि FX ने इतना तेजी से इंडिया के अंदर पेनिट्रेट किया कि रेगुलेटर्स ने ये सोचा कि चाहे जितना भी बैरियर लगा दो, लोग जो एडिक्टेड हैं FX के, वो एडिक्टेड हैं, वो ट्रेड इसी में करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो जब वो एक्सचेंज आया तो वो एक्सचेंज बिल्कुल बुरी तरह पिटा और वो एक्सचेंज बंद हो गया आगे चल के। अब मुझे नहीं पता आज की डेट में आप लोगों को पता होगा वो चल रहा नहीं, बट मुझे जहां तक नॉलेज है वो एक्सचेंज बंद हो गया था क्योंकि उसके अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं आया। लोगों ने कहा ये मैं GBP INR में कितना हम लोग ट्रेड करेंगे। लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने लोकल स्टॉक्स में ट्रेड करना ज्यादा USD INR में। उसके बाद 2014 में मैं दोहा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं था, मुझे बुलाया गया था, मैं पहला ब्रोकर था। और मेरा शायद गूगल के ऊपर भी आप सर्च करेंगे दोहा कन्वेंशनल सेमिनार में, उसके अंदर मैं जब गया था तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाया था कि वो सिर्फ वर्ल्ड एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस थी। अगर आप चेक करेंगे दोहा वर्ल्ड एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस, तो वहां पर दुनिया भर के सारे एक्सचेंजेस आए थे। और उसके अंदर जो है शायद मुझे मिल जाए लिंक तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोहा वर्ल्ड एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके अंदर में जितने भी एक्सचेंजेस हैं दुनिया भर के, जितने भी, और ये अब तो लगातार होने लगी है, जितने भी एक्सचेंजेस थे वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। और वो मेरे ख्याल से 2014 में पहली बार वो हुई थी जिसके अंदर ये डिस्कशन था कि एक्सचेंजेस ये चाह रहे थे कि हम लोग के वॉल्यूम नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर में, तो हम लोग FX को, OTC उसको कहते हैं, तो ओवर द काउंटर पहले, कि OTC प्रोडक्ट को हम अपने एक्सचेंज में किस तरीके से लेके आए कि हमारे स्टॉक्स की वैल्यू भी ना गिरे और लोगों को हम एक प्रोडक्ट ऑफरिंग दें कि लोग आए और जब FX में ट्रेड करें तो वो साथ साथ हमारे लोकल स्टॉक्स एंड शेयर्स में भी ट्रेड करें। इसके ऊपर वो कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैं एक स्पीकर था उस टाइम पे, जहां पर ये डिस्कस हो रहा था कि OTC का क्या रोल होना चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि जब एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसके अंदर
4 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने MT4 मेटाकोट्स जो था वो भी वहां था साथ में एक्चुअली में, और मेटाकोट्स के साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। एक कराची स्टॉक एक्सचेंज ने किया, कराची स्टॉक एक्सचेंज ने उनके साथ ऑन द स्टेज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम लोग मेटा ट्रेडर 4 को, MT4 को अपने कराची स्टॉक एक्सचेंज का एक ऑफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अनाउंस कर रहे हैं कि हम अपने सारे स्टॉक्स एंड शेयर्स इस पे लेके आएंगे और लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। उसके बाद जो है ना दूसरा जो था वो था इंडोनेशिया स्टॉक एक्सचेंज, और मेरे ख्याल से 2 और थे जो मुझे नहीं याद इस वक्त कौन थे वो 2 और, लेकिन 4 एक्सचेंजेस ने उस टाइम अनाउंसमेंट किया। तो इतना पॉपुलर ये प्लेटफॉर्म था, और एक्सचेंजेस ये देख रहे थे कि हम किस तरीके से लेवरेज्ड मार्केट के अंदर में आए, क्योंकि लेवरेज्ड मार्केट, राइट। तो ये एफएक्स की एक गालिबाना एक हिस्ट्री है जो हमने कवर अप करने की कोशिश की, आपको बताने की कि बैकग्राउंड के एफएक्स कहाँ से आ रहा है, और जब आप इसके अंदर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई एफएक्स में अगर आ रहे हैं और हम लोग भी अगर इसके अंदर आगे पुश कर रहे हैं तो क्या ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर है जो कि एफएक्स को इतना ज्यादा जो ना वो बना रहा। हाँ, एफएक्स के अंदर में चाहे आज आप हम लोग मोयो ट्रेड हम लोगों ने लॉन्च किया कि ये ईज करने के लिए कि आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं, आप किसी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कायदे कानून हैं जिनको हर एक को फॉलो करना है, क्योंकि एफएक्स बहुत ज्यादा आप यूँ समझ लें कि बड़ा ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इस पे ट्रेड मारा अभी, और मैंने ऐसे ट्रेड किया और मुझे अगर इसमें एक बड़ा प्रॉफिट खटाक से दिखा, क्योंकि इंस्टेंट प्रॉफिट आपको दिखता है, राइट। आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिखेगा, आपने जैसे ट्रेड लगाया आपको इंस्टेंट प्रॉफिट लगा। अब आप अब बंदा क्या होता है, ग्रीडी बन जाता है, क्या मेरा प्रॉफिट इतना आ रहा है, फिर वो फिर ट्रेड मारता है, फिर ट्रेड मारता है, फिर ट्रेड मारता है। उसको पता है कि इसके अंदर मुझे ये नहीं बैठ के सोचना है कि मेरा ट्रेड कौन खरीदेगा कौन लेगा। हमें पता है कि जो ट्रेड मैंने खोला वो मैं प्रॉफिट पे या लॉस पे कभी भी बंद कर सकता हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्लेटफॉर्म और एफएक्स, राइट। तो ये जो है थोड़ा सा ना लोगों को एक उस पे ले जाता है कि लोग इसके अंदर जाके ना फिर वो ओवर ट्रेडिंग शुरू कर लेते हैं। हर काम को स्टार्ट करने के लिए उसका अपना एक तरीका है। ट्रेडिंग एक बहुत टेक्निकल चीज है, ट्रेडिंग में हर बंदा माहिर नहीं हो सकता है। होने के लिए हर एक को चाहिए कि वो एफएक्स के अंदर में एफएक्स को थोड़ा स्टडी करे। जो मेन एलिमेंट है एफएक्स ट्रेडिंग के वो है कि आप, क्योंकि ये करेंसी पेयर्स हैं सारे जितने भी आप देख रहे हो, यूरो अगेंस्ट डॉलर, जीबीपी अगेंस्ट डॉलर, ये करेंसी पेयर्स हैं। तो अब आपको ये पता है कि करेंसी पेयर्स जो हैं उनकी जो प्राइस मूवमेंट है वो सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहला मार्केट सेंटीमेंट, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि इसके अंदर आने के लिए आपको अपने को थोड़ा सा अपने को जो ना अहेड ऑफ द गेम रखना पड़ेगा अगर खुद ट्रेड करना चाहते हैं। वैसे तो हम लोगों ने बनाया है आपके लिए कि आप लोग फॉलो करें, लेकिन अगर खुद भी ट्रेड करना चाहें, कुछ कुछ लोग करियर बनाना चाहते हैं इसके अंदर, और यही रीजन है कि हम लोग सेमिनार के अंदर अपने जो ना वो अलग अलग गेस्ट को इसलिए बना रहे हैं। कुछ ऐसे भी गेस्ट आ रहे हैं जो हमारे ही मेंबर्स टीम के हैं और उन्होंने अभी महीना 2 महीना पहले एपेक्स स्टार्ट किया और उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, और हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उन्होंने क्या किया, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये न्यूज को जरूर कैचअप करें कि भाई अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ यूरो डॉलर में ट्रेड करूं क्योंकि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, इसमें अच्छा मूवमेंट है, साल का 2 से 3%, 4% का मूवमेंट है, इसमें मैं पैसे बना सकता हूँ, या मैं गोल्ड पे बना सकता हूँ, गोल्ड का मुझे अच्छा कमांड है। तो गोल्ड किस किस फैक्टर के ऊपर फ्लक्चुएट करता है, उन फैक्टर्स को समझना जरूरी होता है, ठीक है ना। और जो चार्ट्स हमने दिए आपको, ये जो चार्ट है ये चार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको एक्चुअली में हेल्प करते हैं ट्रेड करने के लिए। और वो हम अपने आगे वाले जो ना सेशंस में कवर करेंगे कि कैंडल्स को देख देख कर ऊपर की कैंडल कहाँ गई, नीचे की कैंडल कहाँ टच कर रही है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे अपने सेशंस के अंदर। लेकिन ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग से पहले उसकी तैयारी करना, उसके बाद अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए 2-4 चीजों को यूज करना, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट,
ठीक है, रूल ऑफ थंब होना चाहिए कि स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के अंदर में आप हमेशा अपने जो है वो अपने को सेफ गार्ड करते हैं, क्योंकि अगर आपने को सेफ गार्ड नहीं करेंगे ना तो आप उन चीजों को कर नहीं पाएंगे। तो मैं हमेशा हर बंदे से ये कहता हूँ कि सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ट्रेडिंग को बहुत इजी काम है। जबकि मैं कहूंगा लोगों ने अपने करियर बना लिए एफएक्स के अंदर में, क्योंकि घर बैठ के अपनी मर्जी से काम करना, इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर मैं ट्रेडिंग करूं रोज और मैं मेरा रोज का मिशन ये है कि भाई मुझे रोज $1000 बनाने हैं, मेरा मेरा अपना टारगेट है, मुझे रोज $2000 बनाने हैं। सबका अपना अपना टारगेट है। तो आप महीने के एंड में टिकट खरीदेंगे, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएंगे। जैसे मैं कल जिस गेस्ट को लाया था एरिक को, वो यही कर रहा था, वो यही उसने यही बात बताई। मैं उसको हमेशा देखता हूँ फेसबुक पे, वो कभी अमेरिका जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कभी इधर कभी उधर। वाई? बिकॉज ही इज नॉट लाइक कि हमें बस ट्रेडिंग ही करती रहनी 24/7। ट्रेडिंग तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। मैंने अपना टारगेट, मैंने अपना गोल बना लिया कि मुझे हर महीने एक हफ्ता घूमना अपनी फैमिली के साथ, 3 हफ्ते काम करना। 3 हफ्ते में मेरा टारगेट ये कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं अपना खर्चा निकालूं और घूमूं। और वो उस टारगेट के ऊपर काम करता है, और जब करता है तो सीरियसली करता है, और उसी से वो पैसे बनाता है। तो लोगों ने ऐसे ऐसे अपने करियर बनाए हुए इसके अंदर। तो इट्स अ वेरी गुड गुड बिजनेस। क्योंकि अगर आज ट्रेडिंग आती होती तो बहुत से लोगों को, तो पैंडेमिक के टाइम के अंदर में जब धंधे पानी बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है तेजी से, यूके में तो रिसेशन में जा रहे हैं हम लोग, और इंडिया का नहीं पता कि क्या होगा, बट ये कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, और इकोनॉमी को वापस से स्टैंड स्टिल होने के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। उसके अंदर लोग जो है ना इस वक्त पिसेंगे, क्योंकि लोगों के पास जो है वो, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम ऐसी जगह वाइजली करें जहां से हम कुछ बना सकें, ताकि हम उन पैसों से पैसे बना के अपना खर्चा चला सकें। अब आज की डेट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर में नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, कोई प्रोडक्ट ऐसा है ही नहीं जो आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा हो, कोई भी अच्छा नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर देखें, और मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूं कि आप जब देखो किस टाइप के ट्रेडर्स किस टाइप का आरओआई जनरेट कर रहे हैं, माइंड बॉगलिंग फिगर ले लेके आ रहे हैं लोग, रियलिस्टिक आपके सामने हैं। तो ये जो ट्रेडर्स धीरे धीरे करके हमारी तरफ भी आ रहे हैं, जो इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी आज की डेट में कि बैठकर हम किसी को फॉलो करके बना रहे हैं। और अगर हमें कंपनी सपोर्ट कर रही है थ्रू वेरियस टूल्स, भले वो ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड करना, भले वो अलर्ट्स देना, भले वो एक अच्छे ट्रेडर्स को एक्सपोज करवाना, तो क्यों नहीं। आज हमारे पास कितने सारे लोग हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कल मेरी जो है ना वो सर्जियो से भी बात हो रही थी, जो पोर्चुगीज बंदा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल उसको लेके आए। अगर नहीं है तो एक और ट्रेडर है, हम लोग उसको लेके आएंगे। बट ये कि कोशिश हमारी ये है कि हम अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का इंट्रोडक्शन रूबरू आपसे कराएं, ताकि यू गाइस कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर हम इस पे आके देखें तो एक वो जो ट्रेडर है, वो उसका अगर हम लोग प्रॉफिट रेशियो देखें खाली, तो आप देखो कि वो बंदा पैसे ही बनाता है। और मेरी उससे बात हो रही थी, इज सो डेडिकेटेड, और बहुत से लोग उसको देख भी रहे हैं फेस कैंडल के ऊपर। उसका लाइफस्टाइल देखिए आप, शायद हमारा नहीं उतना अच्छा लाइफस्टाइल होगा, इतना अच्छा उस बंदे का लाइफस्टाइल, क्योंकि उसका प्रॉफिट रेशियो आप देखिए, वो एक डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। एक भी आपको लॉस ट्रेड नहीं दिखेगा, ये सब प्रॉफिट टैब है। ये देखिए, he is making money after money after money for his investors. Then he is putting his head down, and then he is making good money for people. और वो कोई यंग सा लड़का है, ऐसा नहीं कि उसने वो पिछले 20 सालों से ट्रेड कर रहा हो। He started 2-3 years ago. लेकिन वो उसने कहा मैंने डेडिकेशन से काम किया, सीखा, समझा कि एक्चुअली में एफएक्स में क्या हो सकता है, एंड देन द लाइफस्टाइल हैज चेंज। और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, उसका बहुत से लोग फेस कैंडल के ऊपर हैं भी, और आप उसको देखेंगे तो ही इज लाइक सॉर्ट ऑफ वेरी कूल काम गाय, वर्किंग डे इन डे आउट, मेकिंग मनी मोस्ट ऑफ द टाइम, पोस्ट चला रहा है, अपनी फोटो डाल रहा है, आप उसको देखेंगे लाइफस्टाइल क्या है। बट ही इज व्हेन ही ट्रेड्स
एंड ही मेक्स मनी। तो उसके लिए बस थोड़ा सा एक डेडिकेशन चाहिए होता है और सही चीजों को समझना, और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो बिजनेस मॉडल लोगों को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाता है। और जैसे जैसे हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज करते रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते रहेंगे, हम लोग इतना प्लेटफॉर्म को इस लेवल पे ले जाएंगे जहां पर हमारे जितने लोग हैं जो यहाँ पर आके बैठे हैं, जो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वो इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है ना। कमिंग बैक टू द बेसिक्स, फॉरेक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब फॉरेक्स से क्विकली एक छोटा सा एक हिस्ट्री जो ना उसकी भी समझ लें कि फॉरेक्स से पहले जब फॉरेक्स नहीं आया था मार्केट में तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हुआ करता था। ऐसे फॉरेक्स डेवलप हुआ, तभी तभी फॉरेक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। कि पहले गोल्ड सिस्टम था, और आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि पहले पहले जमाने में क्या होता था कि लोग करेंसी का कोई वैल्यू नहीं होती थी, गोल्ड की वैल्यू होती थी ना। तो गोल्ड रिजर्व्स जो होते थे उसके बेसिस पे कंट्री एक दूसरी कंट्री से लोन लेती थी और गिरवी रखवाती थी क्या, गोल्ड। तो अगर मेरे पास 1000 टन गोल्ड है, हमने उसमें से 500 टन जो ना इंडिया ने फॉर एग्जांपल रख दिया रिजर्व में, और वर्ल्ड बैंक के साथ कहा कि मुझे जो ना इतने बिलियन का लोन दे दो, वो लोन दे देते थे। ठीक, अगर आप उसको नहीं पे करते थे तो वो उसमें से डिडक्ट करते थे उसकी वैल्यू में से। ये सिस्टम था एफएक्स के आने से पहले। फिर उसके बाद ये सिस्टम जो ना वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, और उसके बाद ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ इन अराउंड 1944 में, जिसमें सिर्फ 44 कंट्रीज ने जो ना वो एग्रीमेंट किया, मीटिंग की, और ये कहा कि हम लोग गोल्ड से बाहर निकले, क्योंकि हर कंट्री के पास गोल्ड नहीं, हर कंट्री की एक अपनी वैल्यू होनी चाहिए, एक अपनी करेंसी होनी चाहिए, और हर करेंसी की एक वैल्यू होनी चाहिए, उस वैल्यू के बेस के ऊपर आगे चीजें बढ़नी चाहिए। तो इस ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद 1944 में 44 कंट्रीज ने ये कॉन्फ्रेंस है जो ना की, और उसके अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मेथड इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, गोल्ड को हटाकर डॉलर, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका हमेशा सुपर पावर था, तो अमेरिका ने ये इनिशिएटिव लिया कि यूएस डॉलर को हम एक बेस करेंसी बनाएंगे, कि चाहे वो गोल्ड हो उसके साथ भी यूएस डॉलर के मूवमेंट से गोल्ड चलेगा। दुनिया की सारी करेंसी जितनी भी है वो कहीं ना कहीं डॉलर के मूवमेंट पे बेस्ड होंगी। तो एक प्राइमरी रिजर्व करेंसी बन गई वो। ठीक है ना। और उसके बाद तीसरी जो बात थी कि उसको मॉनिटर करने के लिए इन लोगों ने 2 एजेंसीज क्रिएट की, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये दो जो ना वो बॉडीज बनी कि आप करेंसीज को फर्दर रेगुलेट करने के लिए आईएमएफ पहले क्रिएट हुआ, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक सेंट्रल बॉडी है जो कि ज्यादातर करेंसी मार्केट को रेगुलेट करती है। और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कंटिन्यूअसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता रहता है, कंट्रीज के साथ उनकी बाइंग सेलिंग पावर को देखता है, और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो डिसाइड करता है रेट्स। तो ये जो ना सिस्टम धीरे धीरे इस तरीके से इवॉल्व हुआ। ठीक है। एफएक्स के अंदर में डिफरेंट मार्केट सेशंस भी हैं, इसलिए एफएक्स 24/5 मार्केट है, 24/7 नहीं है बल्कि 24/5 मार्केट। ये एक एडवांटेज क्रिप्टो में है कि क्रिप्टो 24/7 मार्केट है, क्योंकि वहां पर कोई रेगुलेशन नहीं है, वहां पर कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, वो सिर्फ एक प्योरली रिटेल ड्रिवन मार्केट है, तो इसलिए वहां पर लोग लगे रहते हैं सुबह शाम। इसके अंदर में सेंट्रल बैंक्स हैं, इसलिए ये 24/7 मार्केट, 24/5 मार्केट है। ऑन फ्राइडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे बैंक्स आर क्लोज्ड, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, सो मार्केट आल्सो गेट क्लोज्ड। लेकिन अच्छी बात ये कि 24/5 मार्केट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी जो ना वो अलग अलग सेशंस की है। सबसे पहले क्योंकि टाइम डिफरेंस होने की वजह से सबसे पहले पैसिफिक सेशन स्टार्ट होता है, जो कि आपका क्या कहते हैं इंडिया एशियन रीजन्स है, राइट। उसके बाद फिर जब वो खत्म होता है तो टोक्यो स्टार्ट होता है, क्योंकि टोक्यो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, तो वहां से जो ना सारी करेंसी स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर लंदन आता है, जैसे लंदन क्लोज होता है, जैसे ऑफ होता है तो यूएस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 7-8 घंटे का डिफरेंस है, राइट। इसलिए ये जो मार्केट है इनके अंदर जो जो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हर मार्केट अपनी एक लिक्विडिटी लेके बैठी हुई है, और जब वो ऑन होती है तो लोग उस सेशन में, उन लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा सेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उन्हें पता चलता है।
तो अगर पैसिफिक सेशन स्टार्ट हुआ तो लोग उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी है, लिक्विडिटी है। जैसे ही वो एंड हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला, टोक्यो सेशन पीछे स्टार्ट हो गया, सेम लिक्विडिटी आ रही है बेहतरीन वॉलेटिलिटी के साथ। फिर लंदन स्टार्ट हुआ, फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, इस तरीके से वो रिवॉल्व करती रहती है। और एक ओवरलैपिंग सेशन भी होता है, ऑब्वियसली एक हर दिन में एक ऐसा पार्ट भी होता है जहां पर चारों सेशंस खुले होते हैं, जिसमें पैसिफिक, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, चारों सेशन एक साथ मिक्स हो गए होते हैं। और उस सेशन के अंदर में प्राइस मूवमेंट और भी फास्ट होता है, क्योंकि हर सेशन से ट्रेडर्स उसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये एक ओवरलैपिंग सेशन होता है। ठीक है, हर की मार्केट सेशंस में सबकी अपनी अपनी जो है ना वो टाइमिंग है, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी टाइमिंग है, तो आपको पता है। ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा बेस के ऊपर कि बाय यूएसडी अगेंस्ट डॉलर, जैसे कि हम प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि एक करेंसी पेयर है, उसको हमने का नाम दिया यूरो डॉलर, यानी यूरो वर्सेस डॉलर। ठीक है, तो जब हम कोई भी दो दो पेयर एक साथ जब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिनका जिस करेंसी का नाम पहले आता है यूरो अगेंस्ट डॉलर, दैट मींस वो पहली करेंसी जो होती है बेस करेंसी कहलाती है, और जो दूसरी होती है वो कोड करेंसी कहलाती है, यानी काउंटर करेंसी कहलाती है। तो आपको हमेशा कोड जो मिलता है वो मिलता है काउंटर करेंसी का। ठीक है, तो ये अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो इस एग्जांपल के अंदर में यूरो आप बाय करना चाह रहे हो, ठीक है, और तो जैसे यहाँ लिखा बेस इज ऑलवेज वन, तो पहली वाली इज ऑलवेज बेस, राइट। आप इस केस में यूरो बाय करना चाह रहे हो, डॉलर सेल करना चाह रहे हो, डॉलर का जो कोड प्राइस आ रही है वो आ रही है 1.0676 फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूरो की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट 1.0676, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो यूरो के अगेंस्ट डॉलर की प्राइस 1.184 बाय प्राइस है, 1.184 सेल प्राइस, दोनों का डिफरेंस 9। ठीक है, तो ये जो है ना वो बेस और काउंटर करेंसी जो है ना उसके अंदर होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए कि जो आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे जीबीपी यूएसडी है तो जीबीपी बेस है, यूएसडी काउंटर करेंसी। इसके अंदर तीसरी एक बात और भी है, और वो ये है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी करेंसी वैल्यू क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देखोगे, जहाँ मेरा माउस है, इसमें यहाँ पे बैलेंस लिखा है और बैलेंस के बगल में लिखा है 16,659.45 यूएसडी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डॉलर में है, करेक्ट। तो जब करेंसी पेयर के पीछे, जब करेंसी की पेयर में कोई भी करेंसी पेयर आप उठाएंगे, जैसे यूरो डॉलर है, इसके अंदर जो काउंटर करेंसी है वो डॉलर है, तो जब आगे हम आपको कैलकुलेशन समझाएंगे, मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेवरेज कैसे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि एक बेस या काउंटर करेंसी डॉलर में है तो मार्जिन ऑटोमेटिकली डॉलर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं कोई करेंसी उठाऊं कि जैसे कि ऑजी डॉलर न्यूजीलैंड, अब इसमें डॉलर नहीं है और आपका अकाउंट जो है वो डॉलर में है, तो मार्जिन जो मार्जिन 1% हम लोग लेते हैं, जो ब्रोकर लेता है मार्जिन, वो मार्जिन आपका डॉलर अकाउंट से होता है ना। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ जब आप ये करेंसी पेयर सिलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये कर रहे हो कि हम ऑजी डॉलर को बेच रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, या हम न्यूजीलैंड बेच रहे हैं और ऑजी डॉलर खरीद रहे हैं। आप जो भी करोगे, अगर आप सेल कर रहे हो और 1% जो मार्जिन आएगा वो ऑजी डॉलर में आएगा। अगर आप 1 लाख का निकालोगे 1% फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख का 1% हो गया 1,000, तो 1,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। अब आपको वो 1,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा डॉलर में, क्योंकि आपका अकाउंट डॉलर में है। तो वो एक्सचेंज रेट जो होगा वो उठाएगा यहाँ से ही ऊपर से 1.18 चल रहा, अब वो देखेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट यूएसडी का क्या कन्वर्जन रेट है, तो वो जो 1,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं मार्जिन, वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे आपके डॉलर में और आपके इस अकाउंट से माइनस हो, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट होकर आपकी जो बेस करेंसी अकाउंट है डॉलर, उसके हिसाब से आएगा। तो ये चीजों को अपने ध्यान में रखना है कि अगर जब आप ट्रेड कर रहे हैं करेंसीज के ऊपर, और करेंसीज के अंदर में उन करेंसीज को आप ट्रेड कर रहे हैं जिसमें डॉलर नहीं है, तो वो सारा कन्वर्जन जो है आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम डॉलर में करेगा, क्योंकि योर अकाउंट इज इन डॉलर। इवन योर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली इन डॉलर। ठीक है,
लेवरेज क्या है? बेसिकली लेवरेज जो हमने आपको बताया अपने स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन के अंदर में कि प्लेटफॉर्म की बेस में जो है ना वो लेवरेज है। उससे पहले मैं थोड़ा सा और चीजें टच करता हूँ MT4 प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि आपको पता हो। यूरो डॉलर, इसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, बिड, बाय, आस्क, सेल एंड देन यू हैव स्प्रेड डिफरेंस, राइट? तो ये आपका बाय एंड सेल प्राइस आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूरो डॉलर है तो उसकी बाय प्राइस और सेल प्राइस आपको शो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ से डिसाइड करते हैं कि आप अगर खरीदना है तो इसके अंदर डिफरेंट MT4 में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बेसिकली 3 प्रोपोर्शन में होते हैं। कौन कौन से प्रोपोर्शन होते हैं? एक होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहला जो होता है वो ये होता है कि अगर 100,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है तो MT4 पे वो आपको दिखता है इज इक्वल टू 1 लॉट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 1 स्टैंडर्ड लॉट। दूसरा होता है आपका 10,000 का, जिसको हम लोग कहते हैं 1 मिनी लॉट। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका 1,000 का, जिसको हम लोग कहते हैं 1 मैक्रो लॉट। और इसको हम लोग टर्म कैसे करते हैं? 1 मिनी लॉट इज इक्वल टू 0.1 और माइक्रो लॉट को हम लोग टर्म करते हैं इज इक्वल टू 0.01। ठीक, तो अब आपको जब भी MT4 पे नजर आएगा या तो आपको 1 जब दिखेगा तो इसका मतलब मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 मींस 100,000 का। अगर आप 2 करेंगे 200, 3 करेंगे 300,000, राइट? इसी तरीके से मिनी लॉट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 0.1। तो अगर हम यहाँ पर 0.01 दिख रहा है तो उसका मतलब ये माइक्रो लॉट है 1,000 का। ठीक, और इसी के एडिशन में चीजें चल रही, 0.01 1,000, 0.02 2,000, 3,000, 4,000, राइट? ये 1 आ गया। ठीक, आप इसको यहाँ पे प्री डिस्क्राइब दिए हुए, लेकिन आप यहाँ 0.05 तक दिया ना, 5,000 तक दिया माइक्रो लॉट। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो 0.07 लॉट। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो इंटर। फिर उसके बाद 1 स्टैंडर्ड लॉट, 2 स्टैंडर्ड लॉट, 3 स्टैंडर्ड, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे 0.1 करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 10,000 का हो गया। 0.2 करोगे तो ये 20,000 का हो गया। दैट्स हाउ यू डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट साइज। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है, टेक प्रॉफिट दिख रहा है, टाइप दिख रहा है, बाय एंड सेल दिख रहा है। तो जब आप कोई करेंसी पेयर सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको वॉल्यूम सेलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाहते हो। 1,000 माइक्रो लॉट खोलना चाहते हो, यानी कि 1,000 यूरो बेचकर आप डॉलर खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो आप इसका मतलब सेल बाय मार्केट कर रहे हो। आप 1,000 यूरो बेचना चाहते हो, बाय करना चाहते हो अगेंस्ट डॉलर, तो आप बाय बाय मार्केट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बटन लगे हो, आपको डिसाइड करना है और दोनों की अपनी प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस है, ये बाइंग प्राइस है, राइट? तो आपको यहाँ से सॉरी, बिड इज सेल एंड आस्क इज बाय। तो आपने जब भी यहाँ पे आपको सेल करना है तो यू कैन सेल बाय मार्केट, आपको बाय करना है तो यू कैन बाय बाय। ठीक, स्टॉप लॉसेस ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि स्टॉप लॉस ये डिफाइन करता है कि आप मार्केट में कितना रिस्क लेना चाहते हो। और स्टॉप लॉस क्या होता है कि जैसे कि अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से साइड में जा रहे हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने कहा कि मुझे सेल करना है मार्केट में, तो मार्केट 1.1828 के ऊपर है, तो आप क्या करोगे कि प्राइस इसके ऊपर ना जाए तो आप ऊपर की तरफ लगाओगे स्टॉप लॉस, ताकि जब प्राइस आप सेल कर रहे हो जितना नीचे जाता जाएगा आपको प्रॉफिट होता जाएगा, राइट? बाय में जितना ऊपर ऐसे जाता जाएगा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। यानी कि अगर 1.1827 से नीचे आता है प्राइस तो आप जो है लॉस करोगे। जस्ट 1 सेकेंड ओनली।
मार्केट की तरफ आप जा रहे हो उस मार्केट के नीचे आप लगाते हो, ताकि अगर आप 1.1829 पे आपने खरीदा, आप चाहते हो कि यहाँ पे मैंने इसको बाय किया और तो ये मार्केट ऊपर जाती है तो मैं प्रॉफिट बनाता जाऊं। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली आप लूज करोगे। तो आप कोशिश ये करते हो कि मान लो कि 1.1829 है, तो मैं 1.1829 पे मैंने अगर बाय किया है तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको 1.1825 पे लगा दूं या 20 पे लगा दूं। 10 पिप का 15 पिप के नीचे लगा दिया हमने, ताकि मार्केट जब नीचे इतनी जाए तो मेरा लॉस सिर्फ इतना हो और ऊपर जाए तो वो मेरा टेक प्रॉफिट हो। तो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जो ना टेक प्रॉफिट के अंदर अगर करोगे तो वो आपको टेक प्रॉफिट आप लगाओगे तो वो ऊपर जो है वो आपको ये डिफाइन कर देगा कि किस लेवल पे जाके मार्केट रुकेगी। ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ ट्रेड क्या है? मार्केट एग्जीक्यूशन, पेंडिंग ऑर्डर। दो चीजें होती हैं। पेंडिंग ऑर्डर मैं बताऊंगा बाद में। मार्केट एग्जीक्यूशन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट इसलिए होता है क्योंकि मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये हो गया कि जब आपको जो मार्केट का रेट है, इस रेट के ऊपर आप ट्रेड लगा रहे हो, तो आप जैसे ही इंस्टेंटली ट्रेड लगाओगे, जो भी ट्रेड इस वक्त होगा उस पर ट्रेड आपका लग जाएगा। अगर आप पेंडिंग में लगाओगे तो फिर वो आपसे मांगेगा किस प्राइस पे आप लगाना है। तो पेंडिंग में आप ये लगा देते हो कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मार्केट अभी 1.18303 के ऊपर है, लेकिन जब ये मार्केट थोड़ी सी और बढ़ेगी तब मैं लगाता हूँ। तो आप यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में जाके और आप उसकी वो प्राइस लिमिट डिफाइन करोगे, फिर आप ऑर्डर। तो जैसे ही मार्केट उस प्राइस पे पहुंचेगी, ट्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये सिस्टम इस तरीके से चलता है। MT4 के ऊपर सारे पेयर्स यहाँ आपको यहाँ दिख रहे हैं। कभी कभी MT4 के ऊपर जो है आप लोगों को करना ये पड़ता है कि अगर आप राइट क्लिक करोगे इस मार्केट वॉच के अंदर जो ग्रीन वाला बॉक्स है और इसमें आप शो ऑल करोगे, तो बहुत से लोगों को जो प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं वो प्रोडक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है ना। और यहाँ से ही आप चीजों को देख सकते हो। आप स्प्रेड पे क्लिक करोगे तो आपको स्प्रेड नजर आएगा। अगर आप लो हाई करोगे तो आपको ये दिखाएगा कि लो कितना गया था उस दिन का, हाई कितना गया था उस दिन का, ये आपको दिखाएगा। लो और हाई वैल्यू भी दिखाएगा। तो यहाँ से आप जैसे मर्जी आए वैसे आप सेटिंग कर सकते हो। नीचे वाली जो विंडो है ये आपको दिखाती है आपका अकाउंट। और यहाँ पर ये इस पार्ट के अपने एक्सपर्ट एडवाइजर जो रोबोट ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, जब आप उसको अपलोड करोगे तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो ये दो सेक्शन है। उसके बाद नीचे जहां पर ये आप देख रहे हो ये ट्रेड पेज है। यहाँ पर जब भी आप ट्रेड लगाओगे हर ट्रेड का एक ऑर्डर नंबर आता है, टाइम, टाइप, साइज, सिंबल, प्राइस, ये सारी चीजें आपको दिख। चार्ट एक बहुत डिटेल डिस्कशन वाली बात है, तो उसको हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। इसको डिस्कस करना इतना आसान नहीं है भी एक पहले सेशन के अंदर में, क्योंकि इसके ये बहुत ही, इसके ऊपर हम लोग टाइम लगाएंगे इसको स्टडी करना कि कैंडल्स का क्या किस तरीके से कैंडल्स बिहेव करती हैं, और ऊपर की कैंडल, नीचे की कैंडल, कैसे कैंडल रेड बना रही है, ग्रीन बना रही है, उसका क्या मूवमेंट है। डिफरेंट जो इसके अंदर टाइम फ्रेम्स है, बोलिंजर बैंड, एटीएस है, एटीआर है, उनके क्या रोल्स हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसके ऊपर आपको बताएंगे। तो अब लेवरेज जो है बेसिकली, जिसको हम लोग सॉर्ट ऑफ मार्जिन भी कहते हैं, लेवरेज और मार्जिन इंटरकनेक्टेड हैं। अगर 1% मार्जिन है तो उससे पता चल जाता है 1:100 लेवरेज है। अगर कोई कहता है 1:100 लेवरेज है तो आप समझ जाते हो 1% मार्जिन है। अगर कोई कहता है 1:500 लेवरेज है तो आप समझ जाते हो कि 5% मार्जिन है। राइट। तो इस तरीके से जो है ना आप उसको डिफाइन करते हो लेवरेज और मार्जिन को। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो लेवरेज और मार्जिन बेस्ड प्लेटफॉर्म। मार्जिन कैलकुलेट कैसे होता है इसके ऊपर हम लोग कल के सेशन या नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे डिस्कशन। राइट। पिप क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया सिर्फ टोटल मार्जिन के ऊपर बेस, और ये मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा ताकि मार्जिन ये समझ में आना चाहिए कि मार्जिन का रोल क्या है और मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है एक्चुअली में। और उससे आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरा कितना लेवरेज है, और आप उससे ये भी डिफाइन कर लोगे कि मोयो के अंदर जब आप किसी को फॉलो करोगे तो आपका $200 का अगर अकाउंट है तो आपको ये पता चल जाएगा फॉर्मूले से कि हम कितने ट्रेड्स एक्चुअली में कॉपी कर सकते हैं। एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड कि हम कितने ट्रेडर्स को फॉलो करेंगे।
तो वो स्किप करके हम छोटे छोटे एलिमेंट पे पहले आते हैं। पिप, हम लोग पिप की अक्सर बात करते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट इन परसेंटेज होता है, ठीक है ना। हर की एक पिप वैल्यू होती है। तो अगर हम इसके ऊपर जाएं और इसको क्लिक करें, राइट, तो ये जो 2-4 है, हमेशा जो करेंसीज के अंदर जो पिप वैल्यू होती है उसका होता है 0.001, ठीक है, ये पिप वैल्यू होती है। तो यानी कि जो ये 24, जो आपको 24 दिख रहा है, यानी 1 2 3 थर्ड डेसिमल एंड फोर्थ डेसिमल प्लेस, दिस इज द पिप वैल्यू, राइट। तो अगर मान लें कि इसके अंदर मूवमेंट, बल्कि मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं यहाँ पर। सो 1 पिप इज इक्वल टू, ये होता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी की प्राइस यहाँ से उठाऊं टर्मिनल से, फॉर एग्जांपल 1.18235, 1.18235, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसमें 0001, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है आपके, दिस रिप्रेजेंट द पिप वैल्यू। तो आपको ये बताते हैं कि जब इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है तो कितने पिप का मूवमेंट हो रहा है, राइट। यानी कि अगर मार्केट आपने मान लीजिए कि इस प्राइस पे खरीदा, ठीक है, उसके बाद ये प्राइस जो है वो मूव करके चला गया 1.18240 पे, तो कितने का डिफरेंस आया, 5, ठीक है, which in dollar value is equal to 0.05 सेंट का। तो ये जो है ना, आपको यहाँ पर ये दिखाता है कि कितने पिप मार्केट अप एंड डाउन जा रही है, दैट शोज थ्रू to this buy and sell price. So that pip value you always need to understand, because आप बहुत बार इसको कैलकुलेट करोगे कि किस तरीके से पिप वैल्यू जो है ना वो मार्केट में कैलकुलेट, और हम लोग पिप वैल्यू जो है ना वो डिफाइन करते हैं, कि जो ना पिप वैल्यू जो है ना वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी पिप वैल्यू है, वो चीजें हम लोग अपने जो है वो नई वेबसाइट के अंदर में ये सारा चीजें लेके आ रहे हैं। अभी हमारी मोयो की जो नई वेबसाइट आ रही है उसके अंदर हम लोग पूरा टेबल डाल रहे हैं, कौन कौन से करेंसी पेयर्स हैं, किस किस करेंसी पेयर्स की कितनी पिप वैल्यू है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम क्या है, एवरीथिंग वी विल शो इन देयर, राइट, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बिड एंड आस्क में जैसे आपको होता है, बिड क्या है, आस्क क्या है, दैट आल्सो यू हैव टू, तो बिड मतलब ये हुआ कि सेल, एंड आस्क मतलब ये हुआ कि बाय। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बिड मींस सेल एंड आस्क मींस बाय प्राइस। तो ये सेल प्राइस आ रही है जब कोई कहे कि ये बिड 1.18, तो यानी कि सेल प्राइस है। आस्क कोई कहे तो यानी कि ये बाय प्राइस। अगर आपको यूरो सेल करना अगेंस्ट डॉलर, तो ये सेलिंग प्राइस है। अगर बाय करना अगेंस्ट डॉलर तो ये प्राइस है, ठीक है। और जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, बिड एंड आस्क का, यानी कि सेल एंड बाय का जो डिफरेंस है उसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। वो जो प्राइस डिफरेंस होता है इसके अंदर में, ये जो आप देख रहे हो, मैं इसको अनटिक करता हूँ, तो ये जो आपको लास्ट दिख रहा है, ये दिस इज स्प्रेड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बाय एंड सेल। सो दिस इज द स्प्रेड डिफरेंस, ठीक है। लॉट साइज मैंने आप लोग को बता ही दिया है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में कवर अप करूंगा। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आता हूँ यहाँ पर। आज मैं थोड़ा ज्यादा कवर अप नहीं करूंगा, फर्स्ट डे है, दैट विल गो टू मच, बट व्हाट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फ्लोटिंग। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजों को रिकैप किया, सिंबल क्या है, सेल्फ क्या है, बिट क्या है, आस्क क्या है, स्प्रेड क्या है। जब आप ट्रेड करोगे तो उसके अंदर आप लॉट साइज जब चूज करोगे तो माइक्रो लॉट कहाँ से स्टार्ट होता है, मिनी लॉट कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड लॉट कहाँ से स्टार्ट होता है, ताकि जब आप इसके ऊपर आ रहे हो यहाँ पर, और आने के बाद जब आप किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, राइट, और आप उस ट्रेडर को जब फॉलो कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसलिए हम ये सारी चीजें बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब ये फिक्स लॉट आप लगा रहे हो, तो ये फिक्स लॉट जो 0.01 दिखा रहा है, व्हाट इज दैट फिक्स लॉट। So this fixed lot is basically um,
माइक्रो लॉट। जो आप 0.01 डाल रहे हो ये माइक्रो लॉट है। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पर आप 0.1 भी डाल सकते हो, इट्स अ मिनी लॉट। करेक्ट। तो ये सारी जो चीज बेसिक चीजें हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। बहुत से नए जो ट्रेडर्स हैं और सेटिंग्स के अंदर में भी आपको पता चलेगा कि जब आप ओपन लॉट डाल रहे हो, मैक्सिमम लॉट डाल रहे हो, तो किस तरीके से वो बिहेव करेगा लॉट साइजेस। ठीक है, मैंने आपको मार्केट एग्जीक्यूशन के बाद बताया कि मार्केट एग्जीक्यूशन क्या है, पेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये दो चीजें मैंने आपको इसके अंदर बता दी हैं। चार्ट्स डेफिनेटली विल कवर अप। अब हम लोग आते हैं अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड प्रॉफिट में। ठीक है, तो होता है क्या है कि अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, जब आप किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर कोई भी ट्रेड करते हो, जैसे कि आज हमने ये ट्रेड लगाया है, तो जब ये ट्रेड ओपन है और इसमें मुझे प्रॉफिट 2.67 का दिख रहा है, तो ये मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। मैंने इसको रियलाइज नहीं किया अभी तक। रियलाइज मतलब मैंने इसे क्लोज नहीं किया, मैंने इसको अभी तक लिया नहीं इस प्रॉफिट को। ठीक है ना, तो जब तक ये फ्लोटिंग में रहेगा, जब तक ये क्लोज नहीं होगा, तब तक ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है हमारा। जब या तो ये अनरियलाइज्ड लॉस होगा या ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। अभी मेरे इस केस सिनेरियो के अंदर में ये ट्रेड पैसे बना रहा है, तो ये मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अगर हम इस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं तो यही ट्रेड हमारा बन जाता है रियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको भी क्लोज कर दूं तो ये 2.93 जो है ये अब तो 3.12 हो गया। तो ये जब मैंने ट्रेड क्लोज किया तो ये मेरे बैलेंस में ऐड हो गया, तो मैंने अपना प्रॉफिट को रियलाइज कर लिया। यहाँ पर नीचे आप अपनी अकाउंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि आपने किस किस चीजों में ट्रेड किया, ये पूरी आपको हिस्ट्री दिखाता है यहाँ पर। राइट, तो मेरे हिसाब से आज के लिए दिस इज मोर देन इनफ। फिर हम लोग और डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर टच बेस कर लेते हैं कि मोयो के ऊपर, और फिर उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोयो एवरी सिंगल डे वी आर रीवैम्पिंग मोयो, हर नई चीजें ला रहे हैं। अभी इस वीकेंड में और भी एक्साइटिंग चीजें लेके हम लोग आ रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग सिग्नल इज रियली समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू, कि हम लोग जो है वो ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। उससे बहुत सारे जो है ना इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। एक्चुअली में ट्रेडर्स भी लेना चाहते तो ट्रेडर्स भी लेंगे, इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिंग सिग्नल लाएंगे, हम लोग की कोशिश ये कि हम लोग बेस्ट लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो अच्छे सिग्नल जिसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अराउंड 75 to 80% रहता है, वो हम देंगे लोगों को, तो लोग उसको यूज करें। अगर उनको लगता है कि हाँ वो ट्रेडिंग सिग्नल हमारे काम आ रहे हैं, तो ट्रेडिंग सिग्नल हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, देन यू कैन फर्दर कैरी ऑन विद दैट। आगे चल के ये हम लोग स्टार्टिंग में वी आर गिविंग यू फ्री, बट देन लेटर ऑन इट विल बी अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, क्योंकि हम लोगों ने टाई अप किया थर्ड पार्टी से, इट्स नॉट आवर्स यू नो सिग्नल्स, बल्कि हम लोग वो थर्ड पार्टी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर मोयो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली वो ये है कि जब आप किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, तो आपको मैं वाइट वर्जन में आता हूँ ताकि आप लोगों को सही नजर आ जाए। तो जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तो आपको जब फॉलो करना है तो आपको एक दो चीजें इसके अंदर ये देखनी है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कि जो छोटे अकाउंट वाले लोग हैं, जो $200 से अकाउंट खोल रहे हैं, $500 से अकाउंट खोल रहे हैं, उसकी इक्विटी इतनी बड़ी नहीं है, और ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो लोग बस 6, 7, 8 जितने जितने ट्रेडर मिल रहे हैं, लोग उनको लाइक करते जा रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ट्रेड्स आपको कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास इतना बैलेंस नहीं है कि आप बहुत मल्टीपल ट्रेडर्स को फॉलो कर सको छोटे अमाउंट में। सबसे पहले तो छोटे अमाउंट के अंदर में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि लोग फिक्स्ड लॉट के ऊपर जाएं, क्योंकि फिक्स लॉट के अंदर में छोटे छोटे लॉट साइज कॉपी होंगे, और छोटे छोटे लॉट साइज में आप मल्टीपल ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ट्रेडर्स को टेस्ट करने की, कि छोटे लॉट्स में पता चल रहा है कि कौन सा ट्रेडर ऐसा है जो बेसिकली अच्छा है और उससे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर आके किसी को फॉलो कर रहे हो स्मॉल अमाउंट से, आप फिक्स लॉट पहले चूज करो, और फिक्स लॉट में आप माइक्रो लॉट से स्टार्ट करो पहले 0.01। लेकिन कोशिश आप ये करेंगे जब आप माइक्रो लॉट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लायर को हमेशा आप
1 पे रखो, क्योंकि अभी क्या देखिए मल्टीप्लायर जो है वो बाय डिफॉल्ट इज 0.01, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब सिस्टम इसको देखेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर ऑन रहता है, तो जब सिस्टम इसको देखेगा तो 0.01 टाइम्स 0.01 कर लेगा। तो अगर 0.01 टाइम्स 0.01 आप करेंगे तो ये आपको देगा 0.0001। अब मिनिमम लॉट साइज MT4 के अंदर माइक्रो लॉट है विच इज 0.01, तो ऑब्वियसली ये ट्रेड कॉपी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई लॉट साइज है ही नहीं, ठीक। तो ये कॉपी नहीं हुआ ट्रेड, तो लोगों को पता नहीं, तो उन्होंने जब ये कर दिया तो ट्रेड कॉपी नहीं हो रहा, तो अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि या तो सिस्टम में कोई ग्लिच है या फिर कुछ और बात है। तो ये चीज को देखना जरूरी है कि मिनिमम लॉट साइज MT4 का 0.01 है। जब आप मल्टीप्लायर को साइन अप कर रहे हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज ऑलवेज कीप इट एट 1। जब इसको 1 करोगे तो 0.01 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 0.01, तो आपका ट्रेड एग्जैक्टली कॉपी होगा 0.01 के हिसाब से, ठीक है। रिवर्स कॉपी जिसको यूज करना है वो यूज करे, बट रिवर्स कॉपी फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा बहुत से लोग जब तक थोड़ा सा और इसके अंदर आ ना जाए तब तक यूज ना करें इसको, क्योंकि रिवर्स कॉपी आपको ऐसा पता है कि अगर वो बाय लगा रहा है तो आप सेल लगाएं, वो सेल लगा रहा है तो आपके पास बाय कॉपी हो, दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। मल्टीप्लायर वो लोग यूज करें जिनके पास अच्छे बैलेंस है, क्योंकि मल्टीप्लायर इज अ वेरी रिस्की टूल, हाई रिटर्न हाई लॉस। इस चीज को डेफिनेटली कंसिडर करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लायर डाल दिया तो छोटे अकाउंट उड़ जाएंगे जल्दी, और छोटे अकाउंट जो है ना वो मल्टीपल ट्रेडर्स को नहीं कर पाएंगे मैनेज। जब बड़े अकाउंट हैं आपके पास 5000 प्लस अकाउंट अगर हैं तो उनमें मल्टीप्लायर यूज करें, क्योंकि आप तब यहाँ पर मल्टीप्लायर यूज करके अच्छे ट्रेडर्स को, जैसे सर्जियो है या क्रिप्टो ट्रेडर है या और भी ट्रेडर्स हैं, मतलब ऐसे जो नाम आया मैंने बोल दिया, इन्हीं के ऊपर ही आए हो। इन टाइप की जब आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो अगर वो पैसे बना रहे हैं तो ये आपके पैसों को डबल कर, लेकिन अगर मान ली उन्होंने लॉस किया तो वो आपके लिए लॉस भी डबल लेके जाएगा। दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर कि आप इतना रिस्क एपेटाइट आपकी है कि आप इसको झेल सकते हैं, तो आप मल्टीप्लायर को यूज करें। अदरवाइज स्टार्टिंग में छोटे लॉट साइज से स्टार्ट करें काम करना, ठीक। बैलेंस, जैसा मैंने बताया, बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप अपना बैलेंस उस ट्रेडर को एलोकेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जितना बैलेंस उसको एलोकेट कर रहे हो और उस ट्रेडर को का टोटल कितने लोग अमाउंट से लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपका बैलेंस डिवाइडेड बाय द ट्रेडर्स बैलेंस। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप मान लें कि आप इस ट्रेडर को देख लें, सर्जियो को, तो ये इसका 62521 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपका 200 है तो 200 डिवाइडेड बाय 62521 तो 0.003, यानी कि आपका माइक्रो लॉट तक ही लग पाएगा इसमें, क्योंकि ये एक बड़े स्टैंडर्ड के ट्रेड लगाता है, इसका बैलेंस बहुत बड़ा है, तो ये ऑब्वियसली बड़े ट्रेड लगाएगा, तो माइक्रो से ऊपर आप नहीं जा पाओगे। ये 0.003 बता रहा है कि तो मतलब ये हो गया कि आप अपने अपने पूरे बैलेंस को इस ट्रेडर को दे रहे हो। इक्विटी में यही हो रहा है कि अपनी पूरी इक्विटी इस ट्रेडर को दे रहे हो। तो जब आप बैलेंस और इक्विटी यूज कर दे रहे हो ना, तो आपको ये भी देखना है कि छोटे अकाउंट वाले मल्टीपल ट्रेडर्स को नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि आपने एक ही बंदे को जब ये अपना पूरा बैलेंस एलोकेट कर दिया, फिर वही बैलेंस आप किसी और ट्रेडर को एलोकेट कर दोगे तो सिस्टम कैसे डिवाइड करेगा आपस में? सिस्टम डिवाइड नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि सिस्टम जो पहला ट्रेडर होगा उसको प्रेफरेंस दे देगा, सेकंड ट्रेडर को प्रेफरेंस नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने बड़ा ट्रेड लगा दिया तो वो, हाँ, ये कि अगर आपने माइक्रो लॉट्स कॉपी करें तो इट कैन वर्क इन दैट प्रोपोर्शन कि कौन ट्रेडर पहले ट्रेड लगा रहा है उसको पहले प्रेफरेंस दे देगा, दूसरे वाले को बाद में प्रेफरेंस देगा, ठीक। इन्वेस्टेड अमाउंट के अंदर में सेम वही बैलेंस और इक्विटी का ही रेशियो चलता है। फर्क कितना होता है कि यहाँ पर आपने पहले से स्पेसिफाई कर दिया कि मैं 100 देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप 100 देना चाहते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने 100 डिवाइडेड बाय, तो ये पहले से बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला ये है कि
जो भी बैलेंस आप दोगे डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ डॉलर फॉलोइंग दैट ट्रेडर, उसको आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे कितने लॉट्स लग सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है ना। उसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के ऊपर काफी लोग काफी जो ना वो नॉर्मली मिस्टेक करते हैं। तो पहली जो सेटिंग है वो है मैक्सिमम ओपन लॉट। तो आप सिस्टम को ये बता रहे हो कि ये ट्रेडर जो है वो मैक्सिमम लॉट जो खोले वो, अब मेरा 10 था यहाँ पर, क्योंकि मेरा एक 0.01 कॉपी हुआ तो वो 0.01 मेरे 10 में से माइनस हो गया। तो यानी अब 10 तक के ट्रेड लॉट लग सकते हैं, 10 जितने जितने लॉट खुलते जाएंगे वो उतने उतने इससे माइनस होते जाएंगे, और जब ये रेशियो 10 टच कर लेगा तो ट्रेड कॉपी होने बंद हो जाएंगे। इसके मतलब ये है, ओपन ट्रेड्स के भी मतलब ये है। मैक्सिमम लॉस इन लॉट्स, आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए आप किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो और वो लॉस कर रहा है, तो आप उसको ये बोल रहे हो कि उसके ट्रेड मेरे ऊपर कॉपी हो अप टू कि वो 5 लॉट तक जो ट्रेड मार रहा है, 5 लॉट तक अगर उसके ट्रेड लॉसेस में है तब तक मेरे कॉपी हो, उसके बाद ना हो। अगर आप यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत छोटा कर दोगे तो उसके ट्रेड आपके ऊपर कॉपी नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये देखना है कि बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जब ट्रेड लगाते हैं तो आपने देखा कि ट्रेड लगाते ही जो ना जरूरी नहीं होता है कि जो आपको ट्रेड आपने लगाया और लगाने के बाद आपने ये ट्रेड लगाया, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस मेरा जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है -10, तो जरूरी नहीं कि वो लॉस में चला गया। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट में भी आ सकता है, करेक्ट। तो आपको इसीलिए क्या करना है कि थोड़ा सा मैक्सिमम साइज लॉट साइज बढ़ा के इसलिए रखना है क्योंकि दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू गिव इनफ बफर टू दिस ट्रेडर कि वो ट्रेडर ट्रेड कर सके और उसके ट्रेड आपके पास कॉपी हो सके। तो छोटे जो अकाउंट वाले हैं वो नॉर्मली दे शुड कीप बिटवीन 5 to 7, राइट। सो प्रीटी मच ये हम लोग हर उसके अंदर ये मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बताने की, ताकि जो ना लोग मिस्टेक ना करें, क्योंकि नॉर्मली लोग इस पे मिस्टेक करते हैं। व्हेन दे डू मिस्टेक तो देन इट डजंट वर्क वेरी गुड। तो आई थिंक आज के लिए ये सेशन इतना ही रहेगा, एंड देन वी विल कैरी ऑन विद द नेक्स्ट सेशन। हिंदी और उर्दू में हम लोग वीक में एक बार करेंगे, और जिनको जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो हमारे 2 सेशन में आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा आगे हैं उसमें। आज हम लोगों ने पहला सेशन स्टार्ट किया है, तो एक एक एलिमेंट पकड़ पकड़ के समझाते जाएंगे, तो फिर प्लेटफॉर्म भी समझ में आएगा, मोयो भी समझ में आएगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कुछ ट्रेनर्स को भी हम लोग लेके आएंगे, जो ट्रेनर्स जो है वो आपको और इनहैंस इन डेप्थ ट्रेडिंग बताएंगे, जो हम लोग जो है अपनी तरफ से कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हम सबकी नॉलेज इतनी लिमिटेड है, और जो लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वैल्यू, दे विल आल्सो कम एंड ऐड वैल्यू फॉर यू। सो ओवर टू भावेश भाई। यस, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। और आई एम श्योर कि जितने भी लोग आज थे कि उनको भी मजा आया होगा आपका ये वेबिनार सुनने के बाद। जो उनके क्वेश्चंस है होपफुली वो भी यहाँ पे आंसर हुए होंगे। और जैसे एमजे ने बताया कि हम इसको रेगुलरली करेंगे, हिंदी का भी सेशन रखेंगे, इंग्लिश का भी रखेंगे। इंग्लिश का सेशन 2 दिन हम आगे है, तो कल जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि जो ट्रेडर कल आएगा वो इंग्लिश में ही बात करेगा, तो कल का इंग्लिश में रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एटलीस्ट कोशिश कीजिए उस वेबिनार को, कल के वेबिनार को अटेंड करने के लिए। इस पे मैं ये कहूंगा भावेश भाई कि आप लोग कल आए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेडर। अगर वो ट्रेडर अवेलेबल होता है कल तो हम उसको ला रहे हैं, अदरवाइज जो अल्टरनेटिव ट्रेडर आएगा वो हिंदी उर्दू में भी बोलता है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डेफिनेटली आए, और अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा, अगर पहला वाला आता है ट्रेडर इंग्लिश वाला आपको नहीं समझ में आता, देन यू कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर उर्दू और हिंदी वाला ट्रेडर आता है तो फिर मेरे हिसाब से हम लोग वी विल हैव हम लोग उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को कवर अप करेंगे उस सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। सो कल भी हम चाहेंगे कि आप लोग मैक्सिमम लोग आए, ठीक है, ताकि सब लोगों के पास इसकी अवेयरनेस जाए। और यहाँ पे हम दोनों चीज को टैप करते हैं, एक तो एफएक्स को भी करते हैं, इंडस्ट्री कैसे मार्केट में चल रही है,
एफएक्स में क्या नई चीज आ रही है, और उसके बाद हम मोयो के ऊपर भी थोड़ा टच बेस करते हैं, ताकि जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, वो लोग भी अच्छी तरह से उसको फॉलो कर सके मोयो को भी। ताकि हम चाहते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बनाए, ना कि लोग अपने पैसे गवा दे। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। आप लोग जितने आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे, उतना ही हमारा एंकरेज भी बढ़ता है ऐसे वेबिनार करने के लिए। मैक्सिमम लोग आएंगे तभी हमको भी एक एक्साइटमेंट होगा कि चलो आज 100 लोग आए, आज 150 लोग आए। लेकिन कभी कभी 50-60 लोग जब आ जाता है तो थोड़ा डिमोटिवेशन हमारा भी हो जाता है कि यार हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, लोग आ क्यों नहीं रहे, जुड़ क्यों नहीं रहे। तो प्लीज आप लोग भी ऐसे ही हमको सपोर्ट करते ही जाए, और ऐसे ही वेबिनार हमको भी एनकरेज मिलेगा कि हर रोज करने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन आप सब लोगों का। बी सेफ, एंड कल फिर सेम टाइम लेट्स कैच अप टुमारो आल्सो। I love थैंक यू सर, Boxman. एंड गुड I नाइट love टू Boxman. ऑल। बिफोर वी गो, एक साहब का क्वेश्चन था, अनुराग साहब का, नहीं आई थिंक ऐसा ऐसा है। नहीं, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि मतलब अकाउंट थोड़ा फास्ट खोलें, तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा लेट थे सीआरएम में, बिकॉज हम लोगों ने मोयो को भी उसके अंदर इंटीग्रेट करने की जो ना आइडिया डाला था। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट रेडी। आप लोग जाएं, और वहां पर जाने के बाद जो वेबसाइट है हमारी, यहाँ पर मैं एक सेकंड शेयर करके दिखाता हूँ। So you can go there, and this is the website. Where is the website? Yes. और इस वेबसाइट के ऊपर there is a open account. You can see out here the button. आप इस पे क्लिक करोगे तो आप सीआरएम के ऊपर यहाँ पर क्लाइंट आके रजिस्टर करना शुरू करेगा। इसके अंदर हम लोग आईबी का भी पोर्टल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपको करना है तो आप ये रजिस्टर से पहले, यहाँ रजिस्टर लिखा है, इसके ऊपर अगर आप सिर्फ आईबी लिखोगे एंड देन तो, और ये हटा दोगे आप यहाँ से रजिस्टर फॉर टाइम बिंग, बट हम लोग इस लिंक को भी अभी ऑन कर रहे हैं। तो यू विल गो टू द आईबी पोर्टल एज वेल, और आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, आई नीड टू आस्क व्हाट, बट क्लाइंट यहाँ से रजिस्टर कर सकता है, और कोई भी क्लाइंट जो है यहाँ से रजिस्टर कर सकता है। और हम लोग जो ना अभी आपको फिलहाल क्या करेंगे, आई विल गिव यू गाइस आईबी पोर्टल लिंक, तो वहां से आप लोग अपने आईबी का साइन अप शुरू कर लें, और जितनी बार क्लाइंट जो ना वो साइन अप करेगा वेबसाइट के थ्रू, हम लोग उस अकाउंट को आपके अंदर में टैग करते चले जाएंगे तेजी से, ठीक है ना। सो दैट देन प्रोसेस विल बिकम रियली फास्ट, और आपको अनुज से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड वी विल सी यू टुमारो। I love Boxman. I am संजू भाई इंडिया से। Please subscribe my channel. हेलो भवेश भाई, यू देयर? हाँ जी सर, बिल्कुल। गुड नाइट। यस।